साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस आप सबको? जय श्री राम, जय बालाजी की। एक महत्वपूर्ण फैसला है मद्रास हाईकोर्ट का आरोपी के पक्ष में। कई बार ऐसा होता है कि जब भी जो कंसर्न लोक सेवक है, उस पे चलता है मुकदमा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, तो उसे करता है डिपार्टमेंट सस्पेंड एट इंसेप्शन। और जब उसे करता है कोर्ट कन्विड, तो वहां पर एक ही ऑर्डर आता है, इट इज कॉल्ड द टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विसेज। तो जब भी आपको ये ऑर्डर आता है, यू गॉट पैनिक, और अल्टीमेटली समझ में नहीं आता है कि करें तो क्या करें, किस प्रकार जो है प्रोसीड करें। तो आपकी जो समस्या है, जो आपकी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन दिया है ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने। जजमेंट का डेट है 6 मार्च 2026। अब आते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या थे और हम किस प्रकार जो है बेनिफिट ले पाएंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं केस को। इस केस में जो कंसर्न आरोपी है वो था लोक सेवक। यदि आप भी लोक सेवक हैं तो इस पॉइंट को जो है नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? और अगर आप लोक सेवक नहीं है तो वैसे भी आप पर कार्रवाई डिपार्टमेंटल नेचर में नहीं होनी है, क्योंकि आप लोक सेवक हैं, जुड़े हुए हैं डिपार्टमेंट से, और ऐसा मानना है डिपार्टमेंट का कि आपने जो एक्ट किया है करप्शन का, इससे जो कंसर्न विभाग है उसकी छवि जो है धूमिल हुई है। तो ऐसे सिनेरियो में वो आपके खिलाफ प्रोसीड करते हैं एज पर सीसीएस रूल्स एंड सीसी रूल्स। और सबसे पहले प्रोसीडिंग क्या होती है? सस्पेंशन की, और बाद में क्या होता है? टर्मिनेशन। तो यहाँ पर जो फैक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग जो पिटिशनर अक्यूज था वो था पब्लिक सर्वेंट। इसके विरुद्ध एक एफआईआर जो है दर्ज होती है धारा 7, धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 पीसीएट में। धारा 7 जो है जुड़ा हुआ है डिमांड से, एक्सेप्टेंस से एंड रिकवरी से। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि रिगार्डिंग सेक्शन 7 ऑफ पीसीएट वी आर हैविंग द इंटरप्रिटेशन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जजमेंट का नाम है नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी। जजमेंट का डेट है 15 दिसंबर 2022। इसमें स्पष्ट कहा गया है टू कॉन्स्टिट्यूट सेक्शन 7 ऑफ पीसीएट इट इज सेइंग गो ऑन कि जो परिवादी है उसका ऑफर हो और जो कंसर्न अक्यूज है इसका वॉलंटरली एक्सेप्टेंस हो। अगर ऐसा नहीं है तो केस मेड आउट नहीं होगा। तो वॉलंटरी एक्सेप्टेंस जो है ये महत्वपूर्ण स्थिति है। डिमांड मस्ट बी वॉलंटरली, ये सिचुएशन जो है महत्वपूर्ण है। तो जब भी आप केस को स्क्रूटनाइज करें या पढ़ें तो ये देखें कि डिमांड का नेचर क्या है। अगर डिमांड जो है कॉम्प्रोमाइज है, डिमांड जो है स्पेसिफिक नहीं है, फैक्ट जो है अनसर्टेन है, तो वहां पर हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर सेक्शन 13(1)(d) ऑफ पीसीएट कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डिमांड जो है अक्यूज की होनी चाहिए। तो ऐसे सिनेरियो में अगर डिमांड जो हमारी है, डिमांड जो है स्पेसिफिक है, इसकी पुष्टि हो रही है ट्रांसक्रिप्शन से, तो वहां पर आधार बनता है कार्रवाई का। पर अगर ठोस साक्ष्य फाइल में नहीं है तो वहां पर कार्रवाई कंटिन्यू करना या कार्रवाई चलाना अपने आप में ही प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, जब भी आपको प्लेस करते हैं अंडर सस्पेंशन, तो वहां पर ये वेट करते हैं 90 दिन का रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ चार्जेस अगेंस्ट यू। अगर चार्जेस जो है सेटल नहीं हुए हैं तो वहां पर आपको बहाल जो है करना होगा। अब तो कई फैसले आ चुके हैं जहां पर आरोपियों को बहाल किया जाता है। अगर आपको बहाल नहीं किया गया है तो अपना ऑब्जेक्शन जो है दाखिल कीजिए बिफोर डिपार्टमेंट, और उनसे कहिए कि करीबन करीबन समय बीत चुका है 3 महीने का, चार्जेस जो है लेबल नहीं हुए, अल्टीमेटली मुझे जो है पैनिक कॉज हो रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग मेरी सर्विसेज है उसको रिस्टोर किया जाए। तो इस प्रकार हमें प्लीडिंग्स करनी होगी, अपना पक्ष जो है रखना होगा। बगैर पक्ष रखे हम राहत नहीं ले पाएंगे। भाई डिपार्टमेंट कुछ तो आंसर करेगा, या तो यस या नो। अगर वो नो करते हैं तो हमें सबसे पहले असर्टेन करना है व्हाट रीजंस दे हैव असाइंड। अगर रीजंस जो है स्पेसिफाइड नहीं है या रीजंस जो है असर्टेन नहीं है, तो वहां पर हम बेनिफिट ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जिसका नाम है इंद्रजीत बनाम संतोष। जजमेंट का डेट है 19/4/2022। तो इस केस में हुआ क्या था कि एक एफआईआर जो है दर्ज हुई। अल्टीमेटली जो आरोपी है वो हुआ चार्जशीटेड एंड फाइनली ही हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम सर्विसेज। जो एक्शन था उसका स्पेसिफिकेशन था डिपार्टमेंटल एक्शन, बट फाइनली ही हैज बीन एक्विटेड इन द कंसर्न केस ड्यूरिंग द अपील। तो कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि जब ये व्यक्ति बरी हुआ अपील के अंदर, इससे अपना सबमिशन दिया डिपार्टमेंट को, पर डिपार्टमेंट ने सबमिशन जो है कंसीडर नहीं करा इस ग्राउंड पे कि जो आपका एक्विटल है वो ऑनरेबल एक्विटल नहीं है। देखिए, एक बात जो है समझ लीजिए, एक्विटल बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एंड ऑनरेबल एक्विटल, इसमें क्या डिफरेंस है। अगर किसी केस में जो है गवाह है और गवाह जो है हो गया हॉस्टाइल, तो ऐसा अजम्पशन है हमारे कानून का कि यहाँ प्रोसिक्यूशन जो है प्रमाणित नहीं कर पाया केस को। तो अगर आप केस को लड़ रहे हैं, केस जो है मेरिट्स पे इफेक्टिव आपने जो है जेरा करी है, उसके बाद जो है बरी हुए हैं, तो वहां पर जो एक्विटल है उसे हम कहते हैं ऑनरेबल एक्विटल। तो कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि एक्विटल चाहे ऑनरेबल है चाहे नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्विटल इज एक्विटल। अगर एक्विटल हुआ है तो कंसर्न आरोपी जो है हकदार है बेनिफिट पाने का। तो कोर्ट ने यहाँ पर पिटिशन को स्वीकार किया, जो इम्पिन ऑर्डर था उसको किया सेट असाइड, और डायरेक्शंस दिए टू रिकंसिडर द केस ऑफ द कंसर्न पिटिशनर। तो जब भी आप केस को लड़ रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको सदैव जो है ध्यान रखें, ताकि आप एक स्पेसिफिक स्टैंड जो है ले सकें और आपके राइट जो है कॉम्प्रोमाइज या उन्हें कोई परजुरी जो है कॉज नहीं हो। अगर पैटर्न अभी भी चेंज नहीं करोगे, लड़ने का पैटर्न अभी भी जो है रहेगा पुराना आपका, तो आप सक्सीड नहीं हो पाओगे। देखो, आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रोवाइज काफी हद तक हो चुकी है। राइट नाउ वी आर हैविंग लैपटॉप,
टेलीविज़न, मोबाइल, टैबलेट, आपको जो जानकारी चाहिए अवेलेबल है, तो आप रिसर्च तो करो। अगर जानकारी अवेलेबल है, आपने रिसर्च कर लिया, तो उसके बेसिस पर आप खुद भी जो है काम कर सकते हो और प्रोसीड जो है कर सकते हो। क्लियर हो गया अपने को? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने टॉपिक को जो है क्लियर किया इन द ईज़ी वे। कोई भी क्वेरी हो लिखिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।